नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद खौफनाक मॉडर्न मेडिकल मिस्ट्री की गहराई में उतरने वाले हैं। सोचिए, अंटार्कटिका की एक शानदार ट्रिप जो अचानक बीच समंदर में एक भयानक दुस्वप्न बन जाए। यह एक ऐसा मामला है जो विज्ञान, इतिहास और प्रकृति के खतरनाक रूप को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस क्रूज शिप के रहस्य की। एक ऐसा सफर जो सच में डरावना साबित हुआ। अप्रैल 2026 की बात है। 150 यात्रियों के लिए जो एक ड्रीम वेकेशन था ना, वो बीच समंदर में एक भयानक बुरे सपने में बदल गया। हालात कितनी तेजी से बिगड़े, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1 अप्रैल को जहाज अर्जेंटीना के उशुआया से निकलता है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक 70 साल के डच पैसेंजर को हल्का बुखार और डायरिया होता है। और यकीन मानिए, 11 अप्रैल को अचानक उसकी मौत हो जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। 26 अप्रैल को उसकी पत्नी की भी साउथ अफ्रीका के एक एयरपोर्ट पर अचानक कोलैप्स होने से मौत हो जाती है। मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। जब तक 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, तब तक जहाज पर कई और लोग बीमार पड़ चुके थे। और पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? 50%। जी हाँ, 50%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जहाज पर जिस अदृश्य कातिल की पहचान हुई, उसका संभावित मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर यही था। ये भारी भरकम आंकड़ा इसे दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों की लिस्ट में लाके खड़ा कर देता है। जब WHO ने टेस्ट किए तो जो डायग्नोसिस सामने आया, उसने सबके होश उड़ा दिए। वो था हंता वायरस। अब आप सोचेंगे कि इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? बात यह है कि मेडिकल साइंस आज इतनी तरक्की कर चुका है, फिर भी आज तक इस इन्फेक्शन की ना तो कोई प्रूवन वैक्सीन है और ना ही कोई इलाज। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हंटा वायरस है क्या? इस अदृश्य खतरे को थोड़ा करीब से समझते हैं। उन यात्रियों ने असल में किस चीज़ का सामना किया, इसे समझने के लिए हमें इस वायरस के बायोलॉजिकल नेचर को देखना होगा। दरअसल ये वायरस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसानी शरीर पर 2 अलग-अलग और बेहद खौफनाक तरीकों से हमला करता है। एशिया और यूरोप में मिलने वाला इसका वेरिएंट, जिसे HFRS कहते हैं, वो सीधे किडनी फेलियर और इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बनता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में पाया जाने वाला HPS, ये तो और भी भयानक है। ये फेफड़ों में पानी भर देता है, जिससे इंसान की सचमुच दम घुटने से मौत हो जाती है। और इसकी सबसे डरावनी सच्चाई पता है क्या है? चूंकि FDA या WHO की तरफ से अप्रूव्ड कोई भी वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, तो डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। यानी मरीज की जान बचेगी या नहीं, ये पूरी तरह से उसके अपने इम्यून सिस्टम की वायरस से लड़ने की क्षमता पर डिपेंड करता है। और हाँ, ये वायरस आता कहाँ से है? ये मुख्य रूप से चूहों द्वारा कैरी किया जाता है और वहीं से हम इंसानों तक पहुँचता है। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि अतीत में इसने कब-कब तबाही मचाई है। अगर ऐसा लग रहा है कि ये कोई एकदम नया खतरा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक असल में पिछले 70 सालों से इसके विनाशकारी प्रभावों को ट्रैक कर रहे हैं। 1950 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान जरा सोचिए, 3000 से भी ज्यादा अमेरिकन सैनिक अचानक एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गए थे। तेज बुखार, उल्टियां और किडनी फेलियर। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि शायद दुश्मनों ने कोई बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन इन अलग अलग घटनाओं की कड़ियां जोड़ने में पूरे 30 साल लग गए। 1980 के दशक में डॉक्टर हो वैंगली ने फाइनली इस वायरस को आइसोलेट किया और इसे हंतान नदी के नाम पर हंता वायरस नाम दिया। इसके बाद 1993 में अमेरिका की नावाहो जनजाति में एक बहुत ही जानलेवा आउटब्रेक हुआ। यही वो समय था जब पहली बार इस रहस्यमय बीमारी को सीधे तौर पर चूहों से जोड़ा गया। अब अगर आपको लगता है कि भारत इससे सुरक्षित है, तो ये डेटा एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ता है। 2005 से 2008 के बीच वेल्लोर में हुई एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडी ने साबित कर दिया कि ये वायरस हमारे यहाँ भी हाई रिस्क ग्रुप्स के बीच चुपचाप मौजूद है। 28 कंफर्म केसेस सामने आए थे और आम आबादी के 4% लोगों में भी इसके एंटीबॉडीज मिले, खासतौर पर इरुला जनजाति के उन लोगों में जो चूहे पकड़ने का काम करते हैं। इसका ग्लोबल फुटप्रिंट वाकई हैरान करने वाला है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस वायरस और चूहों के बीच का असली इकोलॉजिकल कनेक्शन क्या है। 1993 के उसी अमेरिकी आउटब्रेक ने इसके फैलने के पीछे के उस कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल ट्रिगर को सबके सामने ला दिया। और मजे की बात यह है कि इसमें आदिवासी बुजुर्गों की ओरल हिस्ट्री ने बहुत मदद की। ये चेन रिएक्शन बड़ा दिलचस्प है।
देखिए, 1991-92 में आए अल नीनो की वजह से बहुत भारी बारिश हुई। बारिश ज्यादा हुई तो चिलगोजे यानी पाइन नट्स की बम्पर पैदावार हो गई। अब क्योंकि ये चूहों का फेवरेट खाना है, इसलिए अचानक चूहों की आबादी में मानो एक विस्फोट सा हो गया। और सीधा सा लॉजिक है, जितने ज्यादा चूहे, वायरस के इंसानों तक पहुंचने और आउटब्रेक का खतरा उतना ही ज्यादा। काफी लंबे समय तक साइंटिस्ट्स यही मानकर चल रहे थे कि ये वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आ सकता है। लेकिन 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना में हुए एक आउटब्रेक ने इस पुरानी साइंटिफिक थ्योरी को एकदम चकनाचूर कर दिया। इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं से हमारी इस मिस्ट्री में सबसे खतरनाक ट्विस्ट आता है। इस आउटब्रेक में जिस स्ट्रेन की पहचान हुई वो था एंडीज स्ट्रेन। पूरे हंता वायरस परिवार का ये इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जो करीबी संपर्क के माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की क्षमता रखता है। और यही वो चीज है जो एकदम सटीक तरीके से समझाती है कि 2026 में उस क्रूज शिप पर वो भयानक दुष्स्वप्न इतनी तेजी से कैसे फैला। तो अब क्रूज शिप की वो मिस्ट्री पूरी तरह सुलझ चुकी है। हुआ ये था कि मार्च 2026 में वो डच कपल उशवाया में बर्ड वॉचिंग टूर के दौरान गलती से चूहों से भरे एक लैंडफिल में चला गया था। और इत्तेफाक देखिए, वे इस वायरस की बेहद छोटी, सिर्फ एक दिन की ट्रांसमिशन विंडो के अंदर ही जहाज पर चढ़ गए। बस फिर क्या था, वहीं से ये एंडी स्ट्रेन उनके करीबी संपर्क में आए दूसरे पैसेंजर्स तक फैल गया। नतीजा, 10 केसेस सामने आए, 3 लोगों की जान गई और स्विट्जरलैंड से लेकर नीदरलैंड्स तक एक ग्लोबल इवैक्यूएशन करना पड़ गया। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद इस वक्त हम सबके दिमाग में चल रहा है। क्या ये हमारी अगली महामारी बन सकता है? इंडी स्ट्रेन का इंसान से इंसान में फैलना अपने आप में बहुत डरावना है, ऊपर से इसका 50% मृत्यु दर। तो क्या क्रूज शिप की ये अकेली घटना पूरी दुनिया को एक नए हेल्थ क्राइसिस में धकेल सकती है? क्या ये सच में अगला ग्लोबल पैंडेमिक बन सकता है? खैर, थोड़ी राहत की सांस लीजिए। एक पैंडेमिक बनने का खतरा असल में बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिशन विंडो है वो बहुत छोटी है, सिर्फ एक दिन की। और सबसे अहम बात, ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इसके फैलने के लिए बहुत ही लंबे समय तक और बेहद करीबी शारीरिक संपर्क की जरूरत होती है, जैसे कि बिस्तर शेयर करना या बिना किसी सावधानी के किसी संक्रमित इंसान की देखभाल करना। यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके ग्लोबल रिस्क को लो मानता है। तो चलिए अंत में बात करते हैं सबसे जरूरी चीज पर, बचाव और सावधानियां। हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? भले ही इसका ग्लोबल रिस्क कम हो, लेकिन हम इसके हाई डेथ रेट को इग्नोर नहीं कर सकते। बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। सबसे पहला और ज़रूरी कदम है अपने घरों को अच्छे से सील करना, ताकि चूहों की एंट्री बिल्कुल बंद हो जाए। अगर आप किसी गोदाम या बहुत दिनों से बंद धूल भरे कमरे की सफाई कर रहे हैं तो N95 मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल एकदम मस्ट है। और हाँ, खाने पीने की चीज़ों और कचरे को लेकर एकदम स्ट्रिक्ट हाइजीन मेंटेन करनी होगी, ताकि चूहों को अट्रैक्ट करने वाले सोर्स ही खत्म हो जाएं। आज के इस पूरे एनालिसिस से जो सबसे बड़ी टेकअवे निकल कर आती है वो इस कोट में बहुत ही खूबसूरती से बताई गई है। बिना किसी वैक्सीन या इलाज के इस साइलेंट थ्रेट यानी खामोश खतरे के खिलाफ हमारे सबसे बेहतरीन हथियार सिर्फ और सिर्फ जागरूकता और रोकथाम ही है। नॉलेज और साफ सफाई ही हमारी सबसे मजबूत ढाल है। आज की हमारी ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। एक ऐसा अदृश्य खतरा जो दशकों से चुपचाप हमारे ही आसपास मौजूद है। क्या आज के हमारे ये आधुनिक चमकते दमकते घर सच में उस चीज से सुरक्षित हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते? सोचिएगा जरूर।